हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है और ज़्यादा टाइम नहीं है। बस आपके पास जो भी टाइम है वो रिवाइज करने का ही टाइम बचा हुआ है। तो हम जो कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज पीवाईक्यू कर रहे हैं विद इंग्लिश एंड हिंदी और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हमारा जो है वीडियो का परसेप्शन का पार्ट 5 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है और दिस वन इज पार्ट 5। और हम अब तक के 2012 से 2025 के जितने भी पीवाईक्यू है सब कवर कर रहे हैं। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको कोई सा भी पीवाईक्यू नहीं बचेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, विदाउट एनी डिटेल डिस्कशन। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कहता है कि गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के बारे में कौन सा कथन सही है। गेस्टाल्ट अप्रोच इज डिटर्मिनिस्टिक, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी इज कॉल्ड फेनोमेनोलॉजी, गेस्टाल्ट अप्लाइज फील्ड थ्योरी ऑफ फ्रॉम फिजिक्स एंड व्हाटएवर हैपेंड टू अ पर्सन अफेक्ट द होल पर्सन। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है वो किस पे फोकस करता है? वो होलिस्टिक परसेप्शन पे फोकस करता है, फेनोमेनोलॉजी पे, एक्सपीरियंस पे फोकस करता है और इन्फ्लुएंस ऑफ टोटल एक्सपीरियंस ऑन द इंडिविजुअल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन टू एड, इनहांस और इंस्पायर लर्निंग। यानी निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी प्रणाली अधिगम के लिए डिजाइन नहीं की गई है? पाइथन, लोगो, स्क्विक एंड बॉक्सर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाइथन। पाइथन क्यों है? पाइथन एक्चुअली एक सामान्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जबकि लोगो, स्क्विक और बॉक्सर क्या है? एक शैक्षणिक लर्निंग के लिए बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द साइकोलॉजिस्ट हु हैज प्रपोज्ड एंड सजेस्टेड दैट डिक्लेरेटिव मेमोरी कैन आइदर बी एपिसोडिक और सिमेंटिक। तो ये किसने दिया था? टलविंग ने दिया था। हमने लास्ट वीडियो में भी ये चीजें ये क्लियर की थी। आप अगर वीडियो की सीरीज देख रहे हो तो कुछ बहुत सारी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हुए हैं। वो इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने हर ईयर की पीवाईक्यू कवर करी है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो पीवाईक्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं करते हो, इस चीज़ को अवॉइड करते हो, तो आप अपने कुछ मार्क्स लूज करते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर एसोसिएटेड विद ग्रेट अप्रोच, मोलर, नेटिविस्ट, ऑप्टिमिस्टिक एंड कॉग्निटिव फेनोमेनोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो है मोलर, नेटिविस्ट, फेनोमेनोलॉजी, एक्सपेक्ट और परसेप्शन पे ये करता है, फोकस करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है इन एडिशन टू द ट्रिपटाइट, ओके, ट्रिपार्टाइट सिस्टम of working memory, Bradley, Allen and Hitch added a fourth component called, यानी कार्यशील स्मृति के त्रिघटक मॉडल के बाद कौन सा घटक जोड़ा गया था? आइकोनिक स्केचपैड, स्टोरेज रिहर्सल, फोनोलॉजिकल लूप या एपिसोडिक बफर। तो इसमें जो ऐड किया गया था वो एपिसोडिक बफर ऐड किया गया था। एपिसोडिक बफर में क्या होता है? डिफरेंट मेमोरी सिस्टम से क्या होता है, जानकारी को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और वो किससे लिंक होता है? वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बीच में क्या करता है? एक लिंक बनाता है। जैसे बफरिंग में क्या होता है, चीजें गोल 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 घूम रही है, अब वो रिट्रीव नहीं हो पाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है क्या? हल अप्रोच टू द थ्योरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, यानी हल का सिद्धांत है, निर्माण दृष्टिकोण क्या कहलाता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव, हाइपोथेटिकल इंडक्टिव, हाइपोथेटिकल इंट्यूटिव एंड हाइपोथेटिकल टोटोलॉजी।
तो हल ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या दिया था, उन्होंने दिया था हाइपोथेटिकल डिडक्टिव। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मेथड क्या होता है, टू ड्राइव टेस्टेबल प्रिडिक्शन, यानी कि वह सिद्धांत जिसको हम क्या करते हैं, अपनाते हैं, जिसमें परिकल्पनाओं को क्या करते हैं, प्रयोग के द्वारा उसको हम जांच कर सकते हैं। ओके, थ्योरी को हम वेरीफाई कर सकते हैं, किससे, एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर फॉरगेटिंग, यानी भूलने के कारण कौन कौन से हैं। द इंफॉर्मेशन इज नॉट अटेंडेड टू एंड फेल टू बी इनकोडेड, बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन एक्सेस रिपीटेडली दिखे, अगर बार बार चीजें को हम रिपीटेडली अगर उसको ये करेंगे तो क्या होगा, उससे चीजें याद रहेंगी या भूल जाएंगे, इससे तो चीजें हमें याद होनी चाहिए, तो ये तो आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट कहता है कि ओल्डर इंफॉर्मेशन इन मेमोरी इंटरफेयर विथ लर्निंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ये सही है, क्योंकि जब हम नई चीजें सीखते हैं तो पुरानी चीजों को भूल जाते हैं, या पुरानी चीजों को सीखते हैं तो नई चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि एक मेमोरी दूसरी मेमोरी को क्या करती है, इंटरफेयर करती है, जिस वजह से हम चीजों को सही तरीके से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। एंड लास्ट कहता है कि न्यूअर इंफॉर्मेशन इंटरफेयर विद द रिट्रीवल ऑफ ओल्डर इंफॉर्मेशन, एंड ई कहता है कि इंफॉर्मेशन अटेंडेंस एंड परसेप्शन इज पुअर, यानी जानकारी पर ध्यान देना और उसे समझना कमजोर होता है, ये तो नहीं हो सकता है। नहीं, ये पुरानी जानकारी भले ही हमें स्मृति में क्या करता है, बाधा डाल सकता है, तो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए है, ए, सी एंड डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैच द फॉलोइंग से है। प्रीमैक प्रिंसिपल, जिगार्निक इफेक्ट, क्रेस्पी इफेक्ट एंड स्प्रेड ऑफ इफेक्ट। तो देखते हैं इसमें क्या होता है, प्रीमैक प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रीमैक प्रिंसिपल में हम क्या करते हैं, द अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन अ फ्रीक्वेंसी अकरिंग एक्टिविटी कैन बी यूज्ड टू रिइंफोर्स अ लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग एक्टिविटी, यानी जो कम लीस्ट प्रेफरेंस और क्या कहते हैं, मोस्ट प्रेफरेंस चीजों को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिगार्निक इफेक्ट में क्या था कि अनकंप्लीटेड टास्क, द टेंडेंसी टू रिमेंबर इनकम्प्लीट टास्क लॉन्गर देन कंप्लीट वंस। ओके, बी का हो गया आपका 4। क्रेस्पी इफेक्ट क्या होता है, तो क्रेस्पी इफेक्ट में क्या कहते हैं, रैपिड चेंज इन परफॉर्मेंस लेवल एज द साइज ऑफ रेनफोर्समेंट इज वेरिड, यानी कि ये अगर वो आपको इन्फोर्समेंट का जो साइज है वो क्या होता है, वो चेंज होता है, तो भी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो चेंज होता है। सी का हो गया आपका 1। और स्प्रेड ऑफ इफेक्ट क्या है, स्प्रेड ऑफ इफेक्ट है रिइंफोर्समेंट स्ट्रेंथन द नेबरिंग रिस्पॉन्सेज इन एडिशन टू द रिस्पॉन्स दैट इट प्रोड्यूस। डी का हो गया 2, यानी कि सुदृढ़ीकरण उत्पन्न प्रक्रिया कहते क्या करते हैं, आसपास की प्रतिक्रिया को भी सुदृढ़ करता है। ये स्प्रेड ऑफ इफेक्ट, यानी इसका नाम ही स्प्रेड है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज द रिइंफोर्समेंट थ्योरी, किसने रिइंफोर्समेंट थ्योरी को नहीं माना था, थॉर्नडाइक, गथरी, हल एंड स्किनर। तो गथरी ने किसका कॉन्सेप्ट दिया था, कंटिग्यूटी पे बल दिया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, रिइंफोर्स बोला था कि विदाउट इन रिइंफोर्समेंट भी चूहे क्या करते हैं, अपना वर्क पूरा करते हैं। तो गथरी जो है सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है द थ्योरी यूज्ड टू कंपेयर जजमेंट अंडर अनसर्टेन कंडीशन, यानी अनिश्चित परिस्थितियों में निर्णय की तुलना में करने के लिए प्रयुक्त सिद्धांत है, क्या होगा, सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी। सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी क्या करता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि अनिश्चित स्थितियों में सही और गलत निर्णयों का विश्लेषण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मैच द लिस्ट 1 टू मैच द लिस्ट 2, प्रिंसिपल ऑफ क्लोन, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमनी और प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफिकेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ क्लोन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ क्लोन होता है टेंडेंसी टू कंप्लीट इनकम्प्लीट एक्सपीरियंस टू मेक देम मोर मीनिंगफुल।
प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी यानी अनुभव, क्या कहते हैं, अपूर्ण अनुभव को पूरा करने की जो प्रवृत्ति होती है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ क्लोन। और प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी होता है कि जैसे सीखी हुई चीजों का हम क्या करते हैं, सबसे अच्छा अभ्यास उसी दिशा में होता है जिसमें हम, जिसे मूल रूप से हम सीखे थे। यानी कि लर्निंग मटेरियल इज मोस्ट परफॉर्म्ड इन द सेम डायरेक्शन इन विच इट वाज ओरिजिनली लर्न। और प्रिंसिपल ऑफ पार्सिमोनी क्या होता है? चूजिंग द सिंपलर वन आउट ऑफ द टू इक्वली इफेक्टिव थ्योरी, यानी दो समान रूप से प्रभावी सिद्धांतों में से हम क्या करते हैं, सरल सिद्धांत का चयन कर लेते हैं। एंड लास्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ फाल्सिफिकेशन, यानी इन ऑर्डर फॉर द थ्योरी ऑफ to be scientifically it must be make risky prediction, if not confirmed would refute the theory. The right answer is option number 1, एक 1 का A, 2 का B और 3 का C एंड D का 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इबिंगहॉस फाउंड दैट इंफॉर्मेशन इज फॉरगेटन, यानी इबिंगहॉस के अनुसार हम जानकारी भूलने का स्वरूप है, क्या है? तो इबिंगहॉस फॉरगेटिव कर दिए थे, जिसमें क्या देखे थे कि सबसे जल्दी कब होता है, रैपिड फर्स्ट 1 आवर में हम क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फॉरगेट करते हैं, क्विकली एट फर्स्ट, देन टैपरिंग ऑफ ग्रेजुअली, फिर धीरे धीरे चीजें क्या होती है, दिमाग से निकलती है। लेकिन सबसे ज्यादा फॉरगेटिंग क्या होता है, कब होता है, विद इन 1 आवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बिकॉज ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड फेलियर इन द पास्ट, अ टेंडेंसी टू फेल टू एक्ट to escape from a situation, it is called learned helplessness। learned helplessness में क्या होता है कि रिपीटेडली फेलियर होता है और हम क्या करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे किस्मत में यही है, अब हमसे कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, थक के बैठ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, ऑब्जर्वेशन लर्निंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन एंड रिटेंशन। तो मोटिवेशन कब होता है, मोटिवेशन में पहले ऑब्जर्वेशन में पहले ऑब्जर्वेशन होता है। अकॉर्डिंग टू बेंजुरा पहले हम क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर क्या करते हैं, और अटेंशन, उस पर ध्यान देते हैं, और उसके बाद रिटेंशन होता है, मोटिवेशन होता है, फाइनली हम क्या करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के कौन से टाइप है? इकोइक, नॉन डिक्लेरेटिव, आइकॉनिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी। तो लॉन्ग टाइम जो है डिक्लेरेटिव और डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव क्या है, इसके दो फॉर्म है, और उसमें सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी होते हैं, टाइप ऑफ डिक्लेरेटिव मेमोरी। एंड इकोइक और आइकॉनिक मेमोरी जो है वो किसके पार्ट है, वो है सेंसरी मेमोरी के। इकोइक यानी जो चीजें हम सुनते हैं, आइकोइक यानी जो चीज देखते हैं, तो वो हम कब करते हैं, वो हम सेंसरी, ये क्या है, सेंसरी प्रोसेस होता है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनता है, बी, डी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थेरेपी बेस्ड ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित नहीं है? सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर थेरेपी, बिहेवियर एक्टिवेशन, एवर्जन थेरेपी। तो बिहेवियर एक्टिवेशन जो है वो क्या है, ऑपरेंट प्रिंसिपल पे आधारित है। ओके, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, एक्सपोजर और एवर्जन जो है वो किसके हैं, ये क्लासिकल के पार्ट है। तो यहाँ पे पूछता है नॉट, तो नॉट की जगह पे क्या होगा, इसके नॉट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर 3 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, द मेमोरी मॉडल डिराइव फ्रॉम द वर्क द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कॉल्ड, यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास से प्राप्त कार्य पर आधारित स्मृति मॉडल कहलाता है, क्या कहलाता है?
पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग और 3 स्टेज मॉडल या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये जो होता है वो पीडीपी होता है, यानी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है। क्या एक्सप्लेन करता है कि मेमोरी एज अ नेटवर्क ऑफ इंटर कनेक्टेड यूनिट, यानी कि जो समानांतर मेमोरी को आपस में एक नेटवर्क से क्या करता है, दूसरे नेटवर्क के साथ जोड़ के समझाया जाता है। और यह मॉडल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड होता है। द राइट आंसर है पीडीपी, यानी पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निगेटिव रिइंफोर्समेंट इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इन इन्वॉल्व, यानी निगेटिव रिइंफोर्समेंट में निगेटिव रिइंफोर्समेंट में इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनल किस चीज पे इन्वॉल्व है। Addition of noxious stimulus following a responses, removal of positive stimulus follow a responses, removal of noxious stimulus following a responses, या addition to of a positive stimulus following a responses। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा, क्योंकि जब नेगेटिव चीजों में हम क्या करते हैं, अगर पॉजिटिव है तो चीजें को हम क्या करते हैं, ऐड करेंगे। आप नेगेटिव पॉजिटिव से ये समझते हो, नेगेटिव यानी कि माइनस और पॉजिटिव यानी कि प्लस। अगर बात पॉजिटिव की होती है, या वो रिइंफोर्समेंट हो या हो पनिशमेंट, तो हम चीजों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर नेगेटिव होगी, या वो रिइंफोर्समेंट हो या पनिशमेंट हो, तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। लेकिन रिमूव हम क्या करेंगे, तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट को में हम क्या करते हैं, बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करते हैं, रिमूविंग अनप्लीजेंट स्टिमुलस। ओके, हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, जो कि क्या करता है, व्यवहार को बढ़ाने में हमें मदद करता है। रिस्पॉन्स अगरिंग अगेन। ओके, द राइट आंसर इज रिमूवल ऑफ नॉक्सियस स्टिमुलस, यानी प्रतिक्रिया के अप्रिय उद्दीपकों को हटाना। जैसे कि सर दर्द हो रहा है, आप उसे क्या करें, दवा दे दिए। क्वेश्चन नंबर 19, एबिंगहॉस फाउंड दैट इंफॉर्मेशन इज फॉरगेटेड, यानी एबिंगहॉस ने पाया कि सूचना को भुलाया जाता है। क्यों, मोर रैपिडली एज टाइम गोज बाय, ग्रेजुअली एट फर्स्ट, देन इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ फॉरगेटिंग, क्विक एट फर्स्ट, देन टैपरिंग ऑफ ग्रेजुअली। अभी अभी हमने इसे कवर किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है टेंडेंसी इन विच विजुअल एलिमेंट दैट आर क्लोजर इन टाइम एंड स्पेस आर ग्रुप टुगेदर इज कॉल्ड, यानी वह प्रवृत्ति जिसमें समय और स्थान में पास पास स्थित दृश्य तत्वों को एक साथ समूहित किया जाता है, क्या कहलाता है। सिमिलैरिटी, क्लोजर, कॉमन फिट, प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी जो है क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या करते हैं, चीजों को हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। जो एक दूसरे से क्लोज होते हैं उसे हम क्या करते हैं, ग्रुप कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, प्रॉक्सिमिटी। मून इल्यूजन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय, मून इल्यूजन को किस चीज से सबसे अच्छे से व्याख्या किया जा सकता है। लीनियर पर्सपेक्टिव, एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, साइज डिस्टेंस स्केलिंग, या रेटिनल। तो इसका जो राइट आंसर है साइज डिस्टेंस स्केलिंग। साइज डिस्टेंसिंग में क्या होता है, ये लगता है कि जैसे चंद्रमा जो है वो पास में प्रतीत होता है, और हमारे ब्रेन को क्या लगता है कि उसका साइज बड़ा लगता है। और जैसे जैसे वो दूरी होता है, इसका हमें क्या होता है, दूर पे लगता है कि चंद्रमा छोटा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है वंस कॉम्प्लेक्स बिहेवियर आर लर्न दे कैन बी मेंटेन यूजिंग डिफरेंट शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट, विच टाइप ऑफ शेड्यूल प्रोड्यूस द हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेट, यानी एक बार जटिल व्यवहार को सीख लिए जाने के बाद उन्हें पुनर्बलन की विभिन्न अनुसूचियों द्वारा बनाए रखा जा सकता है। कौन सी अनुसूची सबसे अधिक प्रतिक्रिया दर उत्पन्न करती है। फिक्स शेड्यूल, वेरिएबल शेड्यूल, इंटरवल शेड्यूल, या रेशियो शेड्यूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो वेरिएबल शेड्यूल होगा। वेरिएबल में ये होता है कि फिक्स में तो आपको पता है कि हाँ पहली बार में मिलेगा, दूसरी बार में नहीं मिलेगा, तीसरी बार में मिलेगा। लेकिन वेरिएबल में आपको पता नहीं होता है कि कब हमें रिइंफोर्स किया जाएगा हमारे बिहेवियर को। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू हम अपना बिहेवियर दिखाते रहते हैं, रिस्पॉन्स हमारा अच्छा रहता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग से क्लासिकल कंडीशनिंग, नॉनसेंस सिलेबस, मैजिकल नंबर, लॉ ऑफ एक्विजिशन। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्लासिकल कंडीशनिंग को किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। इवान पावलोव इज द राइट आंसर फॉर 1, यानी 1 का 2 है। 1 का 2 किस में है? 1 का 2 जो है ए में भी है, 1 में भी है और 2 ऑप्शन में भी है। नेक्स्ट देखते हैं नॉनसेंस सिलेबस किसने दिया था। तो नॉनसेंस सिलेबस जो दिया था वो इबिंगहॉस ने दिया था। मैजिकल नंबर 7 प्लस माइनस जो नंबर आता है, मैजिकल नंबर ने दिया था मिलर ने, जीएम मिलर। एंड लास्ट वन इज लॉ ऑफ एक्विजिशन, एडविन गथरी। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है मैच द फॉलोइंग, ईएल थॉर्नडाई, बीएफ स्किनर, आईवी पावलोव एंड बैंडुरा। तो बैंडुरा ने क्या दिया था? ऑब्जर्वेशन दिया था। एंड ईएल थॉर्नडाइक दिए थे लॉ ऑफ इफेक्ट। और स्किनर का क्या था? स्किनर ने दिया था एक्सटेंशन। एंड पावलोव का हो गया क्या? पावलोव का हो गया शेपिंग। तो ए का 3, बी का 4 एंड सी का 2 एंड डी का 1 किस में है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 अगेन मैच द फॉलोइंग से बायस, वर्बल, इनडायरेक्ट, सोशल एक्सक्लूशन। तो बायस क्या है? स्प्रेडिंग रेशियल फेथ बेस्ड सेक्सुअल हरासमेंट इज बायस। एंड वर्बल इज टॉन्टिंग, टीजिंग, थ्रेटनिंग लैंग्वेज। ओके, बी का 1। तो हमारा किस में है? ऑप्शन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 26 अगेन मैच द फॉलोइंग, वेबर लॉ, फेक्नर लॉ, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और जस्ट नोटिसेबल। वेबर लॉ में क्या कहता है? वेबर की प्रोपोर्शनल स्टिमुलस इंटेंसिटी के बारे में बताता है। तो ए का जो होगा, ए का ऑप्शन नंबर 2, जेएनडी प्रोपोर्शनल ऑफ द ओरिजिनल स्टिमुलस। फेक्नर लॉ में क्या बताता है? फेक्नर लॉ एक्सप्लेन सेंसेशन एज अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो बी का जो हो गया वो आपका 1 हो गया। एंड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, मिनिमल इंटेंसिटी नीडेड द detected to stimulus. And last one is just noticeable is option number 4, smaller detectable differences between टू स्टिमुलस। यानी एकदम मिनिमम आपको डिफरेंस करने के लिए क्या चाहिए? मिनिमम आपको डिटेक्टेबल डिफरेंस चाहिए। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लॉ ऑफ लर्निंग। लॉ ऑफ लर्निंग कौन सा? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेसेंसी, लॉ ऑफ प्राइमेसी, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। तो लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिया था? लॉ ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। द राइट आंसर इज ए, डी एंड ई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मैच द फॉलोइंग, डिस्क्रिमिनेटिंग कंडीशनिंग, appreciative mask, unconscious interference and local sign। तो discriminated conditioning किसके साथ लिंक है? वाटसन के साथ। ए का जो है वो ऑप्शन नंबर 2 है। ए का ऑप्शन नंबर 2 के किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में जो है। एंड बी का क्या है? बी का 3 अप्रेजेंटिव मास्क जो है किसने दिया था? विलियम वुंड का था। एंड अनकॉन्शियस इंटरफेयर, अनकॉन्शियस जो है दिया हुआ है हेल्महोल्ट्ज का है। एंड लोकल साइन किसका है? लोकल साइन जो है रूडोल्फ लोडजे का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निमोनिक वर्क टू इम्प्रूव मेमोरी बिकॉज। यानी कहता है कि निमोनिक जो है वो स्मृति में सुधार करता है। क्यों? क्योंकि रटकर याद करना स्वतः स्मृति सुधारता है, स्मृति रैखिक होती है और अभ्यास से मजबूत होती है, स्मृति सहायक प्रभावी नहीं पाए गए हैं,
सक्रिय संगठन और एकीकरण स्मृति को सुधारता है। तो निमोनिक क्या करता है, मेमोरी को इन्हांस करता है और वो चीजों को क्या करता है, एक्टिवली ऑर्गेनाइज करता है और जिससे हम क्या करते हैं, इजीली हम याद कर लेते हैं। तो एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन इंप्रूव मेमोरी, मेमोरी को क्या करता है, इंप्रूव करता है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द मेमोरी प्रोसेस इनकोडिंग, परसेप्शन, स्टोरिंग एंड रिट्रीवल। तो इसका जो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, परसेप्शन करेंगे, चीजों को देखेंगे, फिर क्या होता है, मेमोरी किससे शुरू होता है, परसेप्शन से शुरू होता है, फिर हम उस चीज इंफॉर्मेशन को इनकोड करते हैं, इनकोडिंग करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर हम रिट्रीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस परसेप्शन, परसेप्शन को क्या, कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करता है, अटेंशन, पास्ट एक्सपीरियंस, सेंसरी एडेप्शन एंड लैंग्वेज। परसेप्शन कब होता है, जैसे कुछ चीज हम सेंस करते हैं लेकिन जब हम उस पर अटेंशन देते हैं उसके बाद ही वो परसेप्शन में फॉर्म होता है। तो क्या होता है, अटेंशन, प्रीवियस एक्सपीरियंस और लैंग्वेज, ये सारी चीजें क्या करती है, प्रभावित करती हैं। सेंसरी एडेप्टेशन का इसमें कोई रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, कहता है कि व्हाट राइट द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ काउज ऑफ फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का अप्रोप्रिएट सीक्वेंस लिखना है। तो फॉरगेटिंग कैसे होता है, फॉरगेटिंग होता है इनकोडिंग फेलियर, यानी आप सही से चीजों को इनकोड नहीं करोगे तो वो क्या होगा, वो आपका इनकोडिंग फेलियर में चला जाता है। फिर क्या होता है, अगर बहुत टाइम तक हम वो नहीं करते वो डीके हो जाएगा ओवर टाइम। इंटरफेरेंस डिस्टर्ब, and then retrieval failure occur when recall queue are inactive. तो the right answer is ADBC. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग के कौन कौन से रूप हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, जेनेटिक इनहेरिटेंस एंड हैबिचुएशन। तो लर्निंग में क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है एंड हैबिचुएशन है। जेनेटिक जो है वो क्या है, वो बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन, ये इसका पार्ट नहीं है। तो ए, सी, बी एंड ई इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है विच मॉडल ऑफ अटेंशन सजेस्ट दैट इंफॉर्मेशन इज फिल्टर बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, ट्रीजमैन अटेंशन मॉडल, ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल एंड ड्यूस लेट सिलेक्शन मॉडल एंड कैनमैन कैपेसिटी मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल। ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल क्या बतलाता है, वो ये कहता है कि ध्यान जो है वो भौतिक गुणों में जैसे इंटेंसिटी और पिच के आधार पे हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं, सेमेंटिक प्रोसेस में हम उसको फिल्टर करते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और इस प्रकार से हमने परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी यानी यूनिट 5 भी खत्म कर लिया है और हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 क्योंकि एग्जाम्स आ रही है और हमें जल्दी से जल्दी रिवीजन करना है और खत्म करना है। तो ये वीडियो आपको बहुत सारे एग्जाम में और बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करेगा। आप कोई भी एग्जाम देने जाते हो तो सारी चीज़ें, यही सारी टॉपिक पूछी जाती हैं। तो थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।